हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 4 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां पर एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिए। तब तक आइए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। शुरू करते हैं 4 जून के हमारे करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखिए, 81th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 81th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एनुअल सेशन इस साल आयोजित किया जाएगा और इसमें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है खलीलुर रहमान को। अगर हम यहां पर खलीलुर रहमान की बात करें तो ये आते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्हें 81th सीजन के लिए या सेशन के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। साइप्रस के एंड्रियस काकाउरिस इन्होंने हराया है। एक्चुअल में क्या होता है ना, यहां पर प्रेसिडेंट चुनने के लिए एक सीक्रेट बैलेट इलेक्शन होता है, तो साइप्रस के व्यक्ति को इन्होंने हराया है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमको इतना याद रखना पड़ेगा कि 81th सेशन के अध्यक्ष कौन बने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, तो ये बने हैं खलीलुर रहमान। कहां से आते हैं, किस देश से बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इनका जो कार्यकाल है ना 8 सितंबर 2026 से शुरू होगा और ये एशिया पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर ये एक और कंफ्यूजन है कि एशिया पैसिफिक रीजनल ग्रुप क्या होता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अलग अलग पदों पर अलग अलग 5 रीजन के ग्रुप में बांटा गया है। 5 रीजन होते हैं और उनके देशों में से कोई व्यक्ति चुना जाता है अलग अलग अध्यक्ष के पद पर या किसी और पद पर भी। उसी तरीके से अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो अध्यक्ष बने हैं ना, वो किस एरिया से हैं, तो वो एशिया पैसिफिक रीजनल ग्रुप के एरिया से आते हैं और ये किस देश के हैं, तो बांग्लादेश के हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब 81th सीजन, इसके जो मुख्य थीम रखी गई है इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, ये रखी गई है रिस्टोरिंग ट्रस्ट, मैनेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, अ यूनाइटेड नेशन दैट डिलीवर्स फॉर ऑल। ये थीम है 81th सेशन की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एनुअल मीटिंग की। तो 81th सेशन के अध्यक्ष पता चल गए। अब बात आती है कि लास्ट ईयर कौन थे। तो यहां पर अगर हम 80वें सत्र की बात करते हैं, जो कि लास्ट ईयर रहा 2025 के सितंबर से अभी तक, तो इसकी अध्यक्ष थी अन्नालेना बेयरबॉक। अगर इनकी बात करें तो ये जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रही है और इन्होंने 9 सितंबर 2025 को 80वें सत्र की अध्यक्षता संभाली थी लास्ट ईयर। तो ये हो गई अन्नालेना बेयरबॉक और अब 81वें सत्र के अध्यक्ष हैं खलीलुर रहमान, जो कि आते हैं बांग्लादेश से, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर के पद पर हैं। इजी, ओके। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये क्या है? हर साल इसकी एनुअल सेशन शुरू होता है सितंबर में, तो इस बार भी ये सितंबर में शुरू होगा। एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है ना, उनमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उनको वैश्विक मुद्दों पर डिस्कशन के लिए ये एक मंच देता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, तो 6 ऑर्गन में से एक है। 1945 में यूनाइटेड नेशन के साथ ही इसकी शुरुआत हुई और यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर इसकी मेंबर कंट्री है। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। सितंबर में एनुअल सेशन शुरू होता है और जो अध्यक्ष बनता है उसका कार्यकाल 1 साल का होता है। इजी। सेकेंड क्वेश्चन, जून 2026 में कर्नाटका के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो रिसेंटली कर्नाटका के सीएम बदले हैं और 24वें सीएम के रूप में शपथ ली है डीके शिव कुमार ने। अभी तक कर्नाटका के सीएम के पद पर कौन थे? तो कर्नाटका के सीएम थे सिद्धारमैया। अब आप बोलोगे सर ये बीच में सीएम क्यों बदले, इलेक्शन भी नहीं हुआ। एक्चुअल में क्या है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ये दोनों ही कांग्रेस के बहुत ही बड़े लीडर हैं कर्नाटका में। अब एक्चुअल में जब इलेक्शन हुए होंगे तो इनके बीच की डील रही होगी कांग्रेस या हाई कमान की कि भाई अगर जीतते हैं आराम से मिलके इलेक्शन लड़ो, जीतोगे तो 2.5 साल तुम रह लेना, 2.5 साल डीके शिव कुमार रह लेंगे।
तो इस कंडीशन में उस वक्त जो भी इनका टाइप हुआ हो तो इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा। अब सिद्धारमैया का टाइम पूरा हो गया है, तो अब सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, सीएम के पद से, और डी के शिव कुमार कर्नाटका के नए सीएम के रूप में 24वें सीएम के रूप में इन्होंने पद संभाला है। कर्नाटका के इतिहास में ये 34वें मुख्यमंत्री है, लेकिन इस पद को संभालने वाले 24वें व्यक्ति के रूप में 24वें सीएम। ठीक है ना? तो आई होप समझ में आया होगा, कंफ्यूज मत होना 24 और 34 में। देखो, सीएम अगर टेन्योर के रूप में देखें तो ये 34वें सीएम है, लेकिन व्यक्ति के रूप में देखें ना तो ये 24वें सीएम है। तो अगर टेन्योर देख रहे हैं तो 34वां सीएम का इनका टेन्योर है। ठीक है। शपथ ग्रहण समारोह बेंगलुरु के लोक भवन में आयोजित किया गया था। डी के शिव कुमार बन गए सीएम और डिप्टी सीएम बनाए गए हैं जी परमेश्वर, ये डिप्टी सीएम है। इस्तीफा किसने दिया सीएम के पद से? तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब डी के शिव कुमार बन गए। 30 मई 2026 को डी के शिव कुमार का नाम प्रस्तावित किया था कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर ने, मतलब जो भी उनकी पार्टी है, उन्होंने सीएम के रूप में नाम डी के शिव कुमार का दिया और ये बन गए कर्नाटका के सीएम। ठीक है। कर्नाटका की बेसिक इंफॉर्मेशन देखें तो बेंगलुरु हो जाती है कैपिटल। थावरचंद्र गहलोत कर्नाटका के गवर्नर के पद पर हैं। डी के शिव कुमार ये सीएम हो जाते हैं वर्तमान में। 28 लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की 12 सीटें कर्नाटका में और 224 विधानसभा की सीटें देखने को मिलती है। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल हमको पता होना चाहिए, आर्टिकल 164। यह राज्य में सीएम और अन्य मंत्रियों से संबंधित उपबंध है और यह डिसाइड करता है कि सीएम की नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाएगी राज्य के। यह आर्टिकल 164 में प्रॉपर मेंशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे चलें। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 1950 में सुप्रीम कोर्ट बन गया था, तब से आज तक सुप्रीम कोर्ट की 12वीं महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाली बनी है जस्टिस वी मोहाना। आंसर हो जाएगा आंसर सी। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने आर्टिकल 123 क्या कहता है? आर्टिकल 123 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्यादेश की बात करता है, ऑर्डिनेंस। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऑर्डिनेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट की सदस्य संख्या को बढ़ाकर 38 कर दिया है और उसी के बिहाफ पर अब सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ रही है। तो जस्टिस वी मोहाना को 2 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जज होते ना, उनकी पैनल में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी है वी मोहाना। यह सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली 12वीं महिला है और इनका जो टेन्योर है वो जून 2031 में कंप्लीट हो जाएगा। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है और ये अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट की लॉन्गेस्ट सर्विंग वीमेन जज बन जाएगी, सबसे लंबे समय तक जज रहने वाली महिला बन जाएगी वी मोहाना। और सुप्रीम कोर्ट की अभी तक के इतिहास में ये 12वीं महिला जज है। और यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 76 ईयर के इतिहास में बार से सीधे आने वाली ये दूसरी महिला जज है। मतलब डायरेक्ट जो बार एसोसिएशन होते हैं वकीलों के, वहां से रिकमेंडेशन के आधार पर वकील से जज बनने वाली सुप्रीम कोर्ट की ये दूसरी महिला है। इनके पहले 2018 में जस्टिस इंदु मल्होत्रा ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला थी। अब दूसरी बनी है कौन? जस्टिस वी मोहाना। ओके। तो जस्टिस सूर्यकांत, इनकी अध्यक्षता में कॉलेजियम ने इनका नाम भेजा था सेंट्रल को और सेंट्रल ने फिर नाम भेजा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी और राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इनको अपॉइंट कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। अब जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ हो गई है वो हो गई है 37। मैक्सिमम कितनी है? 38, एक चीफ जस्टिस और 37 अदर जजेस को मिलाकर। लेकिन अभी टोटल ही 37 है, एक बचा है, वो कोई अपॉइंट हो जाता है तो ठीक है, पर अभी तो 37 है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 के द्वारा की जाती और इसी के आधार पर जजेस की संख्या बढ़ती है। समझ में आया? कॉलेजियम या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए एक
बिल्ड किया गया है इन फ्यूचर में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कॉलेजियम का कोई उल्लेख नहीं है, पर ये एक न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे फॉर्म किया था। इसमें क्या होता है कि एक चीफ जस्टिस होते हैं, चार अदर जज होते हैं, और फिर बहुमत के आधार पर फैसला किया जाता है, और फिर किसी का नाम अगर फाइनल होता है तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और प्रेसिडेंट उस व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं। इसका जो हेड होता है कॉलेजियम का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल थी, याद रखना। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी एसएससी सीजीएल का स्पेशल पैकेज यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, तो आप जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किए हैं फॉर्म फिल कर दो। एसएससी सीजीएल के लिए 12,000 से ज्यादा वैकेंसी आई है, तो आप सभी के लिए एसएससी स्पेशल पैकेज को आप यहां पर ज्वाइन कीजिए सीजीएल के लिए। यहां पर आपको जीएस और मैथ्स, रीजनिंग, जो भी बेसिक आपका इंग्लिश वगैरह है वो सब आपका लास्ट मोमेंट में यहां से कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के आपको पेपर का एनालिसिस मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप ज्वाइन कीजिए। इसमें आपको लास्ट टाइम में अभी 3-4 महीने हमको मिलेंगे, तो इजीली आप इसको प्रॉपर तैयार कर पाएंगे। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसकी, आप इसे ज्वाइन कीजिए, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, वहां से अवेल करो। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लो। आगे चलें, चलो। 21 साल के बाद मध्य प्रदेश सरकार किस नाम से राज्य बस सेवा दोबारा शुरू करने जा रही है? तो मध्य प्रदेश राज्य की जो शासकीय बसें हैं, है ना, राज्य परिवहन निगम की जो बसें 21 साल के बाद फिर से शुरू करने वाली है, और इसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा। 2005 में मध्य प्रदेश परिवहन की बसों को, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस के कारण इनको बंद कर दिया गया था, पर अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, मोहन यादव जो कि सीएम है एमपी के, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब 21 साल के बाद मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा को फिर से शुरू किया जाएगा। राज्य संचालित सार्वजनिक बस सेवा है जिसे दोबारा शुरू किया जाने वाला है। जुलाई अगस्त से मतलब स्टेज बाय स्टेज इस पर काम शुरू किया जाएगा, और इंदौर को मॉडल सिटी के रूप में इसमें चुना गया है। ओके, तो 3 प्रकार के रूट्स यहां पर डिसाइड किए गए हैं जिन रूट्स पर बस संचालित होगी। इंटरसिटी रूट, एक शहर से दूसरे शहर, एक इंटरसिटी रूट्स इंट्रासिटी रूट से जो कि एक ही शहर के अंदर चलेगी, और फिर इंटर स्टेट रूट, एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे राजस्थान परिवहन, हरियाणा परिवहन की बसें चलती है, वैसे एमपी में 2005 में बंद हो चुकी थी, अब फिर से शुरू किया जाएगा। ऑपरेशनल प्लान की बात करें तो राज्य सरकार 5200 से अधिक बसें चलाने की इनकी योजना है, और इंदौर के लिए 1688 बसें निर्धारित की गई है एक ही शहर के अंदर इंट्रासिटी रूट पर। ठीक है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम है जिसे मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के रूप में अब शुरू किया जाएगा। जून 2026 की फिडे रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की जो रैंकिंग है ना, इलो रैंकिंग देती है, ये इलो रेटिंग देती है, और उसके आधार पर रैंक मिलती है चेस प्लेयर को। उसमें टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं अर्जुन एरिगेसी, इंडियन चेस प्लेयर। ओके, तो अर्जुन एरिगेसी जून 2026 में फिडे रैंकिंग में वर्ल्ड के नंबर 8 चेस प्लेयर बने हैं। इलो रेटिंग इनकी 2761 है, वर्तमान सूची में टॉप 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय। काफी सारे इस बार इन्होंने चेस के टूर्नामेंट खेले, काफी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया, और उसके बाद ये टॉप 10 में है, और इनका नंबर है नंबर 8 पर फिडे की जो इलो रेटिंग होती है चेस रैंकिंग उसमें। इसके अलावा डी गुकेश इस रैंकिंग में 19वें नंबर पर है, और विश्वनाथन आनंद इस रैंकिंग में 13वें नंबर पर है। फिडे पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों को रेगुलेट करने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। चेस खेलों के लिए इंटरनेशनल टूर्नामेंट आयोजित करवाना, रेगुलेट करना, रूल्स बनाना, पॉलिसीज मेकिंग, ये सारे काम फिडे के द्वारा किए जाते हैं। 1924 में इस संस्था की स्थापना की गई थी, और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में देखने को मिलता है। असम के प्रसिद्ध मूगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए मिशन का नाम क्या है?
देखिए मुगा सिल्क की बात करते हैं ना, तो ये असम में देखने को मिलता है। नेचुरल गोल्ड सिल्क है ये, दुनिया का एकमात्र नेचुरल गोल्ड सिल्क जो कि इंडिया में असम में मुगा सिल्क के नाम से जाना जाता है। जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है, जीआई टैग दिया जा चुका है इसको। इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ऑल ओवर इसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ग्लोबल हब के रूप में असम को डेवलप करना, मुगा सिल्क के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मिशन स्नेह जोरी। ये नाम थोड़ा सा अलग रखा है तो इसको याद रखो, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने असम में मिशन स्नेह जोरी की शुरुआत की है। ठीक है ना, स्नेह जोरी की शुरुआत की है। इनिशिएटिव जो है असम के प्रसिद्ध मुगा सिल्क सेक्टर को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट करना है ना, और एक सप्लाई चेन बनाना, जैसे ब्रांडिंग को बढ़ावा देना, मुगा सिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, इसकी खेती करने वाले जो रेशम की किट पालने वाले किसान हैं, बुनकर है, उनकी इनकम को बढ़ावा देना, ऑल ओवर पूरे वैल्यू चेन को मजबूत करना मुगा सिल्क के, यह मुख्य उद्देश्य है स्नेह जोरी मिशन को लॉन्च किए जाने का। तो असम के मुगा सिल्क को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गवर्नमेंट ऑफ असम, सेंट्रल सिल्क बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है। काफी सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड है। मुगा सिल्क ट्रेल मतलब एक मार्ग, पूरा रूट बनाना, सिल्क टूरिज्म पार्क के रूप में डेवलप करना असम में, एनुअल मुगा महोत्सव फेस्टिवल को आयोजित करना, और इस तरीके से काफी सारे स्टेप बाय स्टेप इनिशिएट लिए जाएंगे ताकि एक ग्लोबल वैल्यू चेन को क्रिएट किया जा सके। ओके, तो लगभग 400 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट आने वाली है, 396 से 411 करोड़ का एस्टीमेट है। 3 साल इस इनिशिएटिव को चलाया जाएगा और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को अपनाया जाएगा। मतलब ऐसे पार्क डेवलप किए जाएंगे, वहीं पर उगाना, वहीं पर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और जो भी छोटे मोटे काम है एक ही पार्क के अंदर हो जाए। ठीक है, मुगा सिल्क दुनिया का एकमात्र नेचुरल गोल्ड सिल्क है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंडिया का पहला जीआई टैग्ड सिल्क है और असम का पहला जीआई टैग्ड प्रोडक्ट भी है। 2007 में इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। और इंटरेस्टिंग यह है कि असम दुनिया का लगभग 90% मुगा सिल्क का प्रोडक्शन करता है ना। इंटरेस्टिंग, तो इसे याद रखना, ये पूछी जा सकती है। असम के लगभग 2.6 2.5 लाख से ज्यादा जो रेशम के कीड़े पालने वाले हैं, जो बुनकर फैमिलीज है, उनकी आजीविका का स्रोत है। तो इसे बनाए रखना जरूरी है, एक रोजगार के पर्पस से, जॉब के पर्पस से और एक बिजनेस के पर्पस से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है स्नेह जोरी के माध्यम से। भारत सरकार होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह कौन सा नया इंडेक्स लाने जा रही है? इंडियन गवर्नमेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स की जगह एक नया इंडेक्स लाने जा रही है जिसका नाम है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अभी तक देखिए, कुछ समय पहले क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसका बेस ईयर पहले 2011-12 था, इसको अब बदल के 2022-23 कर दिया। जैसे जीडीपी का भी बेस ईयर बदला गया है 2011-12 से 2022-23 का, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का भी बेस ईयर चेंज किया गया था कुछ समय पहले, लास्ट ईयर किया गया था 2011-12 से 2022-23। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, उसको रिप्लेस किया जाएगा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से। अभी तो कुछ समय दोनों को एक साथ जारी किया जाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को भी, लेकिन इन फ्यूचर होलसेल प्राइस इंडेक्स को बंद कर देंगे और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को ही चालू रखेंगे। तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में आउटपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इनपुट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और सर्विस प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इन तीनों को ऐड किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या कमी है पुराने सिस्टम में होलसेल प्राइस इंडेक्स में? देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ना, ये होलसेल लेवल पर जो गुड्स से उनकी कीमतों में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको नापता है। किसकी? केवल गुड्स। इसमें सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता। एक्चुअल जो प्रोड्यूसर कॉस्ट होती है वो पूरी तरीके से नहीं दर्शा पाता। कई जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने पहले ही होलसेल प्राइस इंडेक्स को छोड़ दिया है और वो अपना चुके हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को, क्योंकि कमियां काफी सारी। अब जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स आएगा ना, ये गुड्स और सर्विसेज
दोनों के प्रोडक्शन लेवल पर होने वाले प्राइस चेंजेस को मापेगा। तो गुड्स भी ऐड हो जाएगा, सर्विसेज भी, दोनों शामिल हो जाएगी और इन्फ्लेशन को और ज्यादा सटीक तरीके से यहां पर मापा जा सकेगा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भी अनुरूप है। तो फिर अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स को अपनाएंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स को इन फ्यूचर बंद कर दिया जाएगा। समझ में आ गया क्यों बंद किया जा रहा है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सीबीएसई की यहां पर बात हो रही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है लोखंडे प्रशांत सीताराम को। ठीक है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष चेयरमैन लोखंडे प्रशांत सीताराम। अभी जो चेयरमैन थे राहुल सिंह थे, ठीक है ना, पर राहुल सिंह को इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में इन्हें ट्रांसफर किया गया। किसको? राहुल सिंह को। तो अब जो सीबीएसई के चेयरपर्सन का या चेयरमैन का पद खाली था, उस पर नियुक्ति की गई है लोखंडे प्रशांत सीताराम की। ये पहले होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत थे और अब ये सीबीएसई के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए, लोखंडे प्रशांत सीताराम। इनके अलावा वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का नया सचिव नियुक्त किया गया है, सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। वैसे सेक्रेटरी तक तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, पर चेयरमैन पूछा जाएगा, उनको याद रखो। लोखंडे प्रशांत सीताराम सीबीएसई के चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इंडियन गवर्नमेंट की एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये एक नेशनल एजुकेशन बोर्ड है। पूरे देश में जो शिक्षा व्यवस्था उसको संचालित करना, जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उनको निर्धारित करना और रूल्स बनाना, ये सीबीएसई का काम है। 1929 में सीबीएसई की स्थापना हुई, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड बाइसिकल डे या विश्व साइकिल दिवस, यह दिन मनाया जाता है हर साल 3 जून को। कब मनाया जाता है? 3 जून को। तो 3 जून को इस बार विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। एक्चुअल में देखिए, साइकिल को प्रमोट करना, क्योंकि बहुत सारी डिसीज से बचने के लिए क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हर व्यक्ति जिम नहीं जा पाता, हर व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर पाता, तो जरूरी है कि डेली रूटीन में साइकिल को यूज किया जाए परिवहन के साधन के रूप में। सिंपल है, अफोर्डेबल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और ह्यूमन बॉडी फ्रेंडली। ओके, तो ऑल ओवर काफी सारे इसके फायदे हैं। तो इसी को पूरे वर्ल्ड में बढ़ावा देना कि भाई सिंपल है, किसी प्रकार का फ्यूल यूज नहीं होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, आपकी सेहत के लिए भी सही है। तो इसको प्रमोट करना, पूरे वर्ल्ड के लोगों को अवेयर करना, वर्ल्ड बाइसिकल डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 3 जून को मनाया जाता है। तो इस बार जो थीम है वो पूछी जा सकती है, तो साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर, ये थीम रखी गई है 2026 में। थीम भी नॉर्मली वही है कि भाई कार्बन उत्सर्जन कम होगा जब फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, साइकिल से चलोगे, ग्रीनरी को बढ़ावा मिलेगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। तो इसी पर बेस्ड ये थीम है, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। वर्ल्ड बाइसिकल डे या विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में खोजी गई मेसालिना बिश्नोई किस जीव की प्रजाति है? मिसालिना विश्नोई ये प्रजाति है एक छिपकली लिजार्ड की। ये प्रजाति है ना राजस्थान के बीकानेर में खोजी गई है। कहां पर? राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में। और इंटरेस्टिंग ये है कि ये बीकानेर में ही मिलती है और कहीं इसको अभी तक नहीं खोजा गया, राजस्थान के बीकानेर में ही खोजा गया है। मेसालिना जीनस एक छिपकली का एक जीन है, उसका ये पहला कंफर्म्ड रिकॉर्ड है इंडिया में, जो कि राजस्थान के बीकानेर में मिला है। तो मिसालिना बिश्नोई राजस्थान में ही हाल ही में खोजी गई छिपकली की एक प्रजाति है, जो ड्राई एरिया है, शुष्क एरिया है, रॉक डेजर्ट लैंडस्केप है, वहीं पर इनका निवास देखने को मिलता है। अब इंडिया में ऐसी जगह राजस्थान का डेजर्ट एरिया है और वहां पर भी ये बीकानेर में मिली है। मिसालिना जिनस की जो छिपकलियां होती है छोटी होती है, तेज ज्यादा होती है और रात में ज्यादा एक्टिव होती है ना, मतलब बहुत ही ज्यादा, जैसे सांप चलते ना उस स्पीड में ये चलती है अगर आप देखोगे तो ये राजस्थान के बीकानेर में खोजी गई, ठीक है ना। राजस्थान की विश्नोई कम्युनिटी जो कि जीवों के प्रति बहुत ही दयावान है,
है ना, जीवों को बिल्कुल भगवान की तरह देखती है। राजस्थान की विश्नोई कम्युनिटी के बारे में आप सभी जानते हैं, है ना, उनका पशु प्रेम पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो वाइल्ड लाइफ और नेचर कंजर्वेशन का विश्नोई कम्युनिटी का जो एक बोल सकते हैं हम कि विशेषता है, उस पर बेस्ड ही इस छिपकली का नाम रखा गया है, विश्नोई कम्युनिटी पर। और नाम दिया गया है इस कम्युनिटी को, नॉर्मली जो नई छिपकली की प्रजाति है मेसालेना विश्नोई। ठीक है, शरीर का आकार छोटा है, रंग ऑलिव ब्राउन होता है, नॉर्मली डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती है। ब्लैक मार्किंग इनके आंखों के पीछे एक विशेषता है, और वर्तमान में केवल बीकानेर में ही से डिटेक्ट किया गया। इजी। तो यहां पर 4 जून के हमारे सभी करंट अफेयर डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देख लेते हैं क्या था हमारा करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फौजिल नगर का नया नाम क्या घोषित किया है? तो यह घोषित किया है पावागढ़। फिर द अर्थ प्राइज 2026 में ग्लोबल विनर बनने वाले भारतीय किशोरों द्वारा विकसित किया गया जो भी है बायोडिग्रेडेबल वाटर फिल्ट्रेशन इनोवेशन का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है प्लास्टिक। फिर 1 जून 2026 से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लागू करने वाला देश कौन सा बना? तो यह बना मलेशिया। वैसे इंडोनेशिया पहला है, वो पहले ही कर चुका है, एशिया का पहला देश है इंडोनेशिया जो ये प्रतिबंध लगा चुका है, और अब 1 जून को मलेशिया ने भी लगा दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे संयुक्त सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? तो यह है ऑपरेशन शेरवाली। जल संसाधन प्रबंधन, ड्रिंकिंग वाटर और क्लाइमेट रेसिलियंस में कटिंग एज रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो इसका नाम है मिशन महा ऑन वाटर। वेस्ट एशिया क्राइसिस से प्रभावित इंडस्ट्रीज के लिए शुरू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के तहत 29 मई 2026 तक बैंकों द्वारा कितनी राशि सैंक्शन की गई है? तो यह राशि है 35,194 करोड़ रुपए। फिर मई 2026 में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो यह देश है वियतनाम। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत के सी फूड एक्सपोर्ट का कुल मूल्य कितना रहा? तो यह मूल्य रहा 8.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेट्रल फ्री लोन कितनी किश्तों में प्रदान किया जाएगा? तो 3 किश्तों में प्रदान किया जाता है। और तेलंगाना स्टेटहुड डे या स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 जून को। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। आइए, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो यह खोज की थी A.V. लीवेनहॉक ने। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता के अंत की बात करता है? तो यह है आर्टिकल 17। और कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, तो ये हमारे तीनों क्वेश्चन के आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सेकंड, ध्वनि की अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तीनों क्वेश्चन के कमेंट में आंसर कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।